आज हम करेंगे पानी की कहानी। अब पानी तो हम सबको पता ही है कितनी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है हमारी लाइफ में। पानी हमारे पूरे बॉडी प्रोसेसेस को चलाने में के काम आता है, हमारी प्यास बुझाने के काम आता है, खाना बनाने, नहाने धोने, प्लांट्स को पानी देने और सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में उसी पानी की बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है इसमें जो ओस की बूंद, एक ड्यू ड्रॉप, वो अपनी आत्मकथा सुना रही है। वो ये बता रही है कि वो कैसे सूर्यमंडल से पृथ्वी तक की अपनी यात्रा का उसने कैसे वो तय किया, कहाँ से वो पैदा हुई, कहाँ से वो जन्मी और कैसे उसने वो अपना सफ़र पूरा तय किया। ठीक है, तो इसमें हम उस ओस की बूंद, उस ड्यू ड्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि जो ड्यू ड्रॉप है, जो ओस की बूंद है, वो फॉर्म कैसे होती है। तो हमें पता है वाटर वेपर्स हमारी एयर में होते हैं। तो जब वो कंडेंस होते हैं, जब वो ऊपर जाकर आसमान में बादलों में ठंडे होते हैं, तो नीचे आकर लीव्स पे, प्लांट्स पे आकर जम जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से वो एक ड्यू ड्रॉप बन जाते हैं, वो एक ओस की बूंद बन जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ लेखक के साथ हुआ, तो हम स्टोरी देखते हैं। लेखक ने बताया कि मैं आगे बढ़ ही रहा था, वो कहीं जा रहे थे, मतलब तो आगे बढ़ ही रहे थे कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद उनके हाथ पर आ पड़ी। बेर की झाड़ी मीन्स एक बेर के एक पेड़ में से, एक झाड़ी में से एक ओस की बूंद, एक मोती सी एक बूंद उनके हाथ पर आकर गिर पड़ती है। वो कहते मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। तो उनकी कलाई पर गिरी थी, पर वो उनकी हथेली पर आ जाती है मूव होकर। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। तो थोड़ी देर में उसमें से एक म्यूजिक सा आने लगा कि जैसे जैसे वो मूव करने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिलकर ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। अब जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि वो एक बूंद के दो कण हो गए हैं और वो मधुर ध्वनि में आपस में बातचीत कर रही हैं। उन्हें लग रहा था कि वे शायद उनसे कुछ कहना चाह रही, तो उनकी जिज्ञासा बहुत बढ़ी। राइट, उसमें उनकी जिज्ञासा बढ़ी। उसी टाइम उसी सुरीली आवाज से मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था, फिर आवाज आई, सुनो सुनो। तो उस ओस की बूंद ने क्या किया, लेखक को पुकारा, सुनो सुनो। राइट, अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। राइट, ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। वो कहते ये भी मुझे मालूम है। वो कहते झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ में से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। राइट, अब वो जब उसने बताया कि मैं तो बेर के पेड़ से आई, तो वो उत्सुकतावश बोलने लगे कि क्या बेर के जो पेड़ से पानी का फव्वारा निकलता है। तो वो कहने लगे ऐसा थोड़ी है कि बेर का जो पेड़ है उसमें पानी की ऊंची धार है कहीं पर और एकदम से तुम वहां से निकल के मेरे हाथ पर आ गिरी, है ना। पर बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। फिर वो हिली, ऐसा लगा कि शायद वो बहुत डिसअपॉइंट हुई है लेखक की ये बात सुनकर। राइट, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कनू का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। अब वो कहने लगती है कि मैं इस पेड़ के पास जो भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी और कनू का हृदय जो टटोलती हुई इधर उधर फिर रही थी कि अचानक मैं पकड़ी गई। कनू का हृदय मीन्स, अब वो ये कहना चाहिए कि वो उस पेड़ के अंदर थी। जैसे पेड़, अगर आप पेड़ देखेंगे तो जो लीव्स होती है उसमें एक रफ सा सरफेस होता है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें कहीं उस वजह से वो अटक गई थी। राइट, तो उधर ही अंदर, उस पेड़ के अंदर ही इधर उधर घूम पा रही थी, वो निकल नहीं पा रही थी। राइट, वो उस वजह से वो अटक गई थी, रूट हेयर्स की वजह से, और जो हल्के हल्के से एक हेयरी सा लीव्स पर होता है उस वजह से वो वहाँ फंस गई थी एक तरीके से। ठीक है, तो वो कहती है मैं निकल नहीं पा रही थी वहां से। तो वो कहने लगे कैसे। मैंने पूछा, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। मतलब वो सिर्फ ऊपर जो दिख रहा है ग्राउंड के ऊपर, वो उतना बड़ा नहीं है, वो नीचे भी, उसके नीचे जो उसके रूट्स हैं वो बहुत फैले हुए हैं, वो वहां पर भी उतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें मीन्स रूट्स, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं मीन्स रूट हेयर्स हैं उसमें। ठीक है, वह रोए बड़े निर्दयी होते हैं, मतलब वह रोए बहुत ही ज्यादा, वो वो बहुत
रफ होते हैं वो क्या करते हैं, वो पकड़ लेते हैं उसकी बूंदों को, पानी को जकड़ लेते हैं आपस में, क्योंकि हमने ये साइंस में पढ़ा है कि जो रूट हेयर्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, राइट, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो वो ये बता रही है कि वो जो रोए हैं ना, वो बहुत निर्दयी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, उसको निकलने नहीं देते अपने हाथों से। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं, राइट। वो पृथ्वी में से जैसे ही जब हम ग्राउंड पे पानी डालते हैं तो वो रूट हेयर्स और रूट्स उसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बल से, राइट, अपनी ताकत से वो एब्जॉर्ब करके उसको दबा के उसको पकड़ के रख लेते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खाप जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो पानी का जो भी न्यूट्रिएंट है वो सारा वो चूस लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर कुछ नहीं बचता, राइट। तो वो बहुत परेशान है इस बात से। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा, क्योंकि वो इतनी क्रोधित हुई पड़ी थी इस वजह से कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, पानी के साथ कितना कैसा व्यवहार हो रहा है कि सब कुछ उनका चूस कर, सब कुछ उनका निकाल कर उनको छोड़ देते हैं। तो इस बात से बहुत घृणा, बहुत गुस्से में थी, राइट, और उससे उसका शरीर कांप उठा, ठीक है, उस गुस्से से। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए। अब ऑब्वियसली जब उन्हें, अब पेड़ बड़े कैसे होते हैं, पानी से, क्योंकि अगर पानी अंदर जाएगा तो पानी के थ्रू ही वो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड बनाते हैं प्लांट्स अपने, और वो फूड खाएंगे तो वो ऑब्वियसली बड़े ही होंगे, राइट। पानी और क्लोरोफिल और सनलाइट के थ्रू वो क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, राइट। तो पानी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो ये कहती है मेरे और भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो वाटर ड्रॉप्स मतलब थे, जो इस वजह से जो मारे गए, ठीक है, जो जिनको इन्होंने यूज कर लिया, ठीक है। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। तो वो बताती है, अब वो इस लाइन से ये समझाती है कि वो जमीन में जो पोषक तत्व है, मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स को अपने शरीर में वो घुलाकर खुशी खुशी इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर सॉइल से लेकर वो पानी के थ्रू वो सब प्लांट्स को पहुंचाती है। तो वो कह रही है मैं अपने शरीर में सारे पोषक तत्वों को घुलाकर इधर उधर खुशी से घूम रही थी, पर मेरी बुरी किस्मती, दुर्भाग्यवश मैं एक दिन एक रोए से टकरा गई। उसे घबराहट हुई, राइट। उसने दूर भागने का जो प्रयत्न किया, परंतु वह रोए पकड़कर छोड़ना नहीं जानते और वह रोए में खींच ली गई, ठीक है। वो रोए मीन्स रूट हेयर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसमें खींच ली गई। अब लेखक की जो जिज्ञासा थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी उसकी कहानी सुनने में, ठीक है। तो वो कहती है मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। वो एक बार अगर पकड़ लेते हैं तो फिर उनको छोड़ना नहीं आता। मैं रोए में खींच ली गई, मैं उस रूट हेयर पे पकड़ ली गई, एब्जॉर्ब की गई। तो लेखक कहने लगे फिर क्या हुआ? मैंने पूछा, मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। तो वो बताती आगे, मैं कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। अब हमने ये भी पढ़ा है 7th में कि जो रूट का जो सिस्टम होता है, पानी ऊपर ले जाना लीव्स के पास खाना बनाने के लिए, वो एक 2 वे प्रोसेस है, जाइलम फ्लोएम, अगर आपको याद हो, राइट। तो उसके थ्रू वो ऊपर खींच ली गई और उसको ऐसा फील होता है पीछे से कोई धक्का लगा रहा है और ऊपर से कोई उसे खींच रहा है, क्योंकि वो एक 2 वे स्ट्रीट है, वहां पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हमेशा चलता ही रहता है, राइट। तो वही उसके साथ हो रहा था। तो वो कहती है कि एक छोटी सी कोठरी, मतलब एक जैसे एक बंद सी जगह थी, उसमें से बंद कर लिया गया। थोड़ी देर बाद उसे मालूम पड़ा कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है और मानो कोई उसे हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। ओज कहती है कि उसका एक भाई भी वहां लाया गया। उस जल कण को उसकी जगह देने के लिए ओस की बूंद को दबाया जा रहा था, उसे कुचला जा रहा था, ठीक है। अब वो ये बताती है आगे कि मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। उसके लिए भी स्थान बनाना था जबरदस्ती, है ना, तो उसके लिए उसे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। ऊपर भी एक बूंद, नीचे उसका भाई, तो उसके बीच में पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसद भोगती रही। तो ठीक है, वो कहने लगी कि मैं लगभग 3 दिन ये सब भोगती रही, ये सब परेशानी झेलती रही, राइट, ये कष्ट सहती रही, ठीक है।
मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। अब पत्तों के नन्हे नन्हे छेद कौन से होते हैं? जो स्टोमेटा, अगर आपको याद हो, राइट। तो वो कहने लगी कि वहां से जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर भागी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने बड़े जलकर उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो कहने लगी कि मैं लगभग 3 दिनों से यही सब कष्ट सह रही थी। अब मैं पेड़ की पत्तियों तक भी पहुंच गई तो पत्तों के छोटे छोटे छेदों से किसी तरह जान बचाकर भाग गई। उसने सोचा कि पत्ते पर पहुंचेगी तो वह उड़ जाएगी, पर उसने देखा कि वहां तो रात हो चुकी थी और उसकी उड़ने की क्षमता सूर्य के जाने के साथ ही समाप्त हो जाती है, सूर्य के अस्त होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। अब जब अगले दिन सूर्य निकलेगा तभी उसकी ऊष्मा में वह वाष्प बनकर उड़ेगी, परंतु वो कहने लगी कि वायुमंडल में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े जलकण उड़ रहे थे तो वहां उसका स्थान ही नहीं था। तो वह अपने भाग्य पर भरोसा करके पत्तों पर ही सिकुड़कर सिमटकर सुबह का इंतजार करने लगी, मतलब उसमें वेट करने के लिए वो सो गई। फिर जब उसने लेखक को देखा तो वो कह रही कि जैसे मैंने आपको देखा तो मेरी जान में जान आई और मैं निश्चिंत हो गई कि अब मुझे कोई हानि नहीं है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है और आप मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए मैं अपनी रक्षा के खातिर आपके हाथ पर आकर कूद पड़ी हूँ। आपसे मुझे हेल्प की उम्मीद है, ठीक है। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो आई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। अब उन्होंने उस पर उस ओस की बूंद ने लेखक पे बहुत विश्वास किया था, तो उनको भी लगा कि हाँ, मेरी भी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी है, राइट। तो वो कहने लगे कि अब तुम मेरे पास बहुत सेफ हो और तुम्हें कोई नहीं छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है, वो कहने लगी ओस की बूंद, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है, थैंक यू कहने लगी। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ, कहने लगी जब तक सूर्य नहीं निकल रहा बस मैं तभी तक अपनी रक्षा चाहती हूँ आपसे, उसके बाद मैं उड़ जाऊंगी, मेरे पास वो पावर्स आ जाएंगी, राइट। तो उसने लेखक तो ऑलरेडी उसकी बूंद को आश्वासन दे ही चुके थे, राइट। तो वो संतुष्ट हो गई। मेरा जीवन, वो कहने लगी, मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। तो वो कहने लगी कि मेरा जो जीवन है वो बहुत ही एक विचित्र स्टोरी है, मेरे पास मेरे जीवन से रिलेटेड बहुत अनोखी घटनाएं भरी हुई हैं। तो वो कहने लगी कि लेखक को कहानी सुनाने के बारे में कह रही है और अपने जीवन की कहानी उसको बताएगी। तो वो ये कहने लगी कि ऐसा तो नहीं कि आपका हाथ थोड़ा दुखे, राइट, क्योंकि वो हाथ में उसके बैठी हुई है और उसको बूंद को ये भी लगा कि उनके हाथ में उनको कोई कष्ट ना हो, है ना, उसकी वजह से उनको लेखक को कष्ट नहीं होना चाहिए। पर लेखक तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड थे उसकी स्टोरी जानने के लिए, उससे बातें करने के लिए। तो वो कहने लगे, हाँ हाँ अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब हमें सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है H2O, राइट। सूर्यमंडल अपनी निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। अब वो ये भी बताती है कि उस टाइम पे जब ये हुआ था, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब यहाँ पर ये बात करी तो वो कहती है कि ये हुआ क्या कि जब इसकी रचना हुई तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम दो गैसें सूर्य के घेरों में लपटों के रूप में मौजूद थी, राइट। मतलब ये कहना चाहती है गैस के रूप में थी, ठीक है। अब वो ये भी बताती है यहाँ पर कि सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब ब्रह्मांड में हलचल हो रही थी, बहुत कुछ निर्माण हो रहा था और बहुत कुछ नष्ट भी हो रहा था, अर्थात नए नए ग्रहों का निर्माण शुरू हो चुका था। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, अर्थात ब्रह्मांड में हलचल हो रही थी और ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो रहा था। अब जब कोई नई चीजों का निर्माण होता है तो थोड़ी बहुत उथल पुथल तो मचती ही है, राइट। तो वो यही बताती है। वो कहती है, ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? लेखक पूछते हैं। है, उनके वंशज अपने भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था।
जो तो पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। अब बूंद लेखक को बताती कि एक दिन की बात है, ओज से बहुत दूर बहुत तेज एक प्रकाश पिंड ओज को नजर आया। उसकी आंखों में उसकी चमक सहन नहीं हुई तो उसे रोशनी से क्या हुआ, वो आंखें चौंधियाने लगी उनकी। ठीक है। अब जो प्रकाश पिंड है बहुत ही तेजी से, बहुत ही सूर्य की ओर आकर्षित होकर, अट्रैक्शन की वजह से बहुत ही तेजी से वहां पर आ रहा था कि और सूर्य की ओर बढ़ रहा था। अब वो जैसे ही सूर्य के पास आ रहा था उसका आकार बढ़ता जा रहा था। और पहले क्योंकि चीजें जब बहुत दूर होती है तो हमें छोटी नजर आती है, पर उन्हें लगा कि तो कोई छोटी सी चीज है, पर वो जैसे जैसे पास आ रहा था वो सूर्य से भी बहुत गुना बड़ा था। ये जो गोला था वो कह रही है प्रकाश पिंड का, वह सूर्य से भी बहुत लाखों गुना बड़ा था। उनका दिल देखकर ये कांप उठा। फिर आगे बूंद कहती है, उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। अब उन्हें ऐसा लगा कि शायद उस ग्रहराज से, उस बड़ी सी पिंड से टकराकर जो हमारा सूर्य वो चूर चूर हो जाएगा। राइट। पर वैसा न हुआ। राइट। वह सूर्य के सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। वह आते आते क्या हुआ, एकदम से उसने अपना रास्ता बदल दिया, वह घूम गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति से के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। तो क्योंकि वो इतना ज्यादा अट्रैक्शन वो सहन नहीं कर पाया, इतना ज्यादा फोर्स वो सहन नहीं कर पाया, तो वो और आगे टुकड़ों में बिखर गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ये आरंभ में एक बड़े आग का गोला थी। अब वो बताती है कि जो हमारी पृथ्वी है ये उसी में से कोई एक टुकड़ा है जो टूटकर गिरा था। और शुरू में ये आग का गोला था, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब वो कहने लगा, अगर वो इतनी यहाँ पर आग थी, इतनी यहाँ पर गर्मी थी, तो तुम पानी कैसे बनी? राइट। तो बूंद की बात सुनकर लेखक के मन में क्वेश्चन आता है कि जब वह लपटों के रूप में थी तो अग्नि में थी, अगर अग्नि के रूप में थी तो वह पानी कैसे बनी? आगे से वो कहती है, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, ये सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। तो वो कहने लगे कि हल्के हल्के बूंद कहने लगी कि हल्के हल्के हमारा जो ये तापमान है वो ठंडा होता चला गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वह पैदा हुई। ठीक है। उनके आपस में मिलकर उसने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया। जो ऑलरेडी वो पहले थी वो उसने अपना वो अस्तित्व गवा दिया और एक नया रूप उसे मिला जो कि था ये ओस की बूंद। ठीक है। और वो वहां से वो उत्पन्न होती है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। भाप के रूप में स्टीम के रूप में पृथ्वी की ओर चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। तो कहने लगी पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, क्या प्रोसेसेस वहां पर चले, क्या सब हुआ। मैंने अपने आप को एक ठोस, एक सॉलिड बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, एक स्टीम के रूप में था। वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था, मीन्स 1/17 भाग रह गया था। ठीक है। इतनी छोटी हो गई थी साइज में। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। तो उसने देखा कि उसके और अन्य साथी भी सेम उसी स्टेट में थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। तो वो कहने लगी जहां जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आती थी, और कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वो इतना ठंडा, पहले इतना गर्म था, फिर एकदम से इतना ठंडा हो गया। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। अब जैसे ही, अब अगर आप देखोगे जहाँ पर भी स्नोफॉल होती है, तो जब स्नो के ऊपर जब सूरज चमकता है तो वैसे गोल्डन, एकदम गोल्डन चमकने लगता है। वो पूरा जो ग्राउंड होता है ना, वो जो बर्फ होती है वाइट वाइट एकदम गोल्डन दिखने लगती है। तो वो बताती है कि जैसे ही कि सूर्य की किरणें हम बर्फ की इन बूंदों पर पड़ती थी तो प्रकृति के अलग ही तरह का सौंदर्य निखर आता था। मतलब वो गोल्ड की तरह चमकने लगती थी। ठीक है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। वो कहती कि मेरे और ऐसे बहुत से फ्रेंड्स थे जो जो बर्फ बने हुए थे, पर वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल थे। उनको उत्सुकता थी कि आंधी में तेज हवा में ऊंचा उड़ने की, उछलने कूदने के लिए वो हमेशा तैयार बैठे रहते थे।
ठीक है, क्योंकि वो जमे रहते थे ना एक जगह, तो वो उछल कूद नहीं कर पाते थे, पर वो हमेशा कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। तो लेखक ऐसे में कहते कि बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। तो कहती है हाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक, वो कहती है कई लाख। हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में 100 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। तो वो बताती है कि मतलब वो कहती है कि उसका जो जीवन है वो बहुत ही थोड़ा सा जीवन है। लेखक ऐसे लंबे समय तक जीवन जीने वालों के साथ वार्तालाप करके अपने आप को धन्य मानता है। राइट, वो कहती है मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जन अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। अब वो कहती है दीर्घजीवी मतलब बहुत, जिनका बहुत छोटा सा वो होता है, ड्यूरेशन होता है लाइफ का। ठीक है, वो कहती है ऐसे वो कहता है ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करने से, बात करने के वो अपने को धन्य मानता है और उसके उनके प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ जाती है और बढ़ चलती है। ठीक है, हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? वो बताती है कि हम बहुत ही आराम से बैठकर कहानियां सुनते थे, हवा में उड़ने की, हवा में खेलने की। अचानक एक दिन उन्हें महसूस होता है कि उनकी जगह हिल रही है, मतलब खिसक रही है। डर के कारण सबके होश उड़ गए, हवाइयां उड़ने लगी कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। ये घबराहट होने लगती है ना, अगर जरा से अर्थक्वेक भी आ जाता तो हम लोग कितना डर जाते हैं, और उनकी तो पूरी धरती ही खिसक रही थी। ये सोचकर उन्हें बहुत घबराहट होने लगती है। इतने दिनों तक जो सभी बर्फ बनी बूंदे आनंद में समय काट रही थी, अब दुख सहन करने का साहस उनमें नहीं था। ठीक है, वो कहती है कि अब इतने दिन आनंद के काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में नहीं है। ठीक है, बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। तो बहुत जब उन्होंने इधर उधर बात करी, पूछा, तो तब उन्हें पता चला कि जब उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश करी, तब उन्हें पता चला कि उनके जो नीचे उनके जो भाई हैं, वो उनके वेट से दबकर, उस बर्फ के वेट से दबकर नीचे पानी बन गए हैं। उनका शरीर बर्फ के रूप को छोड़ चुका था और वह वे पिघलने लगे थे। अब ओस की बूंद कह रही है कि अब वे बहते जा रहे हैं। वे कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से उसकी भेंट हो गई। ठीक है, वो कहती है कि उसका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, कई मास मीन्स कई महीने। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। ठीक है, एक गर्म हवा से उसकी भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। तो अब गर्म चीज के साथ, एक गर्म धारा के साथ जब उसका कांटेक्ट हुआ, तो उस वजह से क्या हुआ, जो उसकी ठंडक थी, ठीक है, वो जो उसकी जो बॉडी की ठंडक थी, वो उस गर्मी ने सोखनी शुरू कर दी। ठीक है, इवेपोरेशन शुरू हो गया। उसके फलस्वरूप वह ओस की बूंद पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अब वो पानी के रूप में आ गई। बूंद कहती है कि समुद्र का भाग बनकर उसने जो दृश्य देखा वह बहुत ही अनोखा नजारा था, जिसका वर्णन करना बहुत कठिन है। अब उसका जो ये ओस की बूंद का जो कार्यकाल था, जो लाइफ थी, वो वहाँ खत्म हो चुकी थी, वो पानी बन चुकी थी। ठीक है, वो कहती है समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है, मतलब वो बयान ही नहीं कर सकती शब्दों में, इतना अच्छा से लगा। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। ठीक है, पहले उन्हें लगता था कि शायद पानी की वजह से ही जो समुद्र है उसका राज्य, पानी से ही समुद्र का राज्य है, परंतु अब जब वो बूंद समुद्र में तैरने लगी तो उसे पता चला कि ये जो समुद्र में हलचल हो रही है सिर्फ उनकी वजह से नहीं, बल्कि समुद्र में और भी जीव हैं, और भी प्राणियों का वास है। अभी तक उसे किसी के बारे में भी नॉलेज ही नहीं थी। बूंद ने यही बताया कि समुद्र में केवल नमक भरा है। ठीक है, पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। तो क्योंकि बहुत ज्यादा नमक था, बहुत ज्यादा खारापन था, तो पहले पहले उसे शुरू में वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, पर हल्के हल्के वहां रहते रहते उसको उसकी आदत पड़ गई और अब उसको वही अच्छा लगने लगा। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ,
भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। अब उसने सोचा कि चलो एक नई जर्नी पर निकलते हैं। पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर तो मैं बहुत घूम चुकी हूँ। अब भीतर चलकर देखा जाए, अंदर जाकर देखा जाए कि अंदर और क्या क्या है। इसके लिए उसने गहरे पानी में जाना शुरू करा। मार्ग में उसने अजीबो-गरीबो जीव भी देखे, ठीक है, अलग अलग जीव। उसके लिए तो वो अजीबो-गरीब ही थे ना, क्योंकि उसने पहले इन सब के बारे में कभी उनको देखा ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं, तो कोई जानकारी ही नहीं थी, राइट। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। तो उसने क्या क्या देखा, वो बताने लगी कि इसने, जब वो नीचे गई तो उसने बहुत सारे धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे देखे जो समुद्र में ही पाए जाते हैं। मीन्स स्नेल्स, घोंघा आर स्नेल्स, ओके। फिर जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए, कछुए मीन्स टॉर्टोइस, ये तो आप सबको पता ही होगा। और उसने ऐसी ऐसी मछलियां देखी, हाथों वाली मछलियां देखी जिनके हाथ भी थे, ठीक है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। तो कहती एक ऐसी मछली भी देखी जो मनुष्य से भी कई गुना लंबी थी और मनुष्य के आकार से बहुत बड़ी थी और उसके 8 हाथ थे। ऐसा लग रहा था वह इन हाथों में से अपने शिकार को जकड़ लेती थी, ठीक है, वो क्योंकि उसके 8 हाथ थे तो वो अपने शिकार को उसमें जकड़ लेती थी। कह रही थी ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ अलग अलग दिशाओं से निकले हुए हैं और वह भी संख्या में 8 है, ठीक है। ऐसी मछलियां जो कि अपने शिकारों को अपने हाथों में ही जकड़ कर उन्हें कैद कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां। मैं और गहराई की खोज के किनारे से दूर हो गई और मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे, क्योंकि बहुत नीचे पानी तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती तो दिख नहीं पाता, तो क्योंकि बहुत जोर लगाकर उसको देखना पड़ता, इस वजह से उसकी आंखें अब दुखने लगी थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। इतने में उसने एक ऐसा जीव देखा, जैसे लालटेन मीन्स वो, अगर आपको लालटेन मतलब एक लैंटर्न, एक लैंप जिसमें हम अंदर आग जलाकर देख सकते हैं, लाइट जलती है, ठीक है, एक लैंटर्न, राइट। तो क्या होता है लालटेन, एक लैंटर्न। तो यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी, वो बताती है। उसमें लाइट थी, उसमें बहुत चमक थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी, ठीक है। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और जब वह भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। अब क्योंकि हमें पता है कि समुद्र में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं, तो जैसे ही वो देखती थी लाइट लाइट देखकर वो छोटी मछली और बड़ी मछली के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती थी और बड़ी मछली को बैठे बैठे वही भोजन मिल जाता था और वो उन सबको खा जाती थी। तो वो कहने लगा विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है, राइट। अब ऊपर भी जंगल है और नीचे पानी में भी जंगल है। बस इतना फर्क है कि ऊपर जो प्लांट्स, अलग प्लांट्स है, नीचे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कहने लगे कि छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत आत्मे हो गए, क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो ऐसे ही होते हैं ताकि पानी के बहाव के साथ वो बह ना जाए, खराब ना हो। तो थोड़े मोटे पत्तों वाले होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग, जो पकड़ पानी के, पानी का प्रेशर बहुत होता है, तो पेड़ भी ऐसे होता है जो अपने को स्ट्रांगली हेल्ड करके रख सके, वहां पर होल्ड करके पानी में रख सके। वो कहने लगी वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार की, मीन्स बहुत तरह तरह के प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी हैं। जो कुछ अंधे भी हैं जिन्हें कोई दिखाई नहीं देता और बहुत आलसी है, लेजी है, पड़े रहते हैं एक ही जगह पे, ठीक है, बहुत ही सुस्त है वो। वह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंदर आ चुकी थी, बहुत वर्ष लगा चुकी थी इस जर्नी में, तो अब ऊपर जाना उसके लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, ठीक है, 3 मील मोटी तह थी पानी की। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। तो कहने लगी कि मैं किसी तरीके से जमीन ढूंढने की चेष्टा करने लगी, है ना। और वो ये कहने लगी कि
अब वो उसके पास एक भी मात्र उपाय था कि ज़मीन के अंदर जाकर अपनी जान बचाए, किंतु उसके लिए नई बात भी नहीं थी। वो ऐसा पहले भी कर चुकी है, उसे ये बहुत अच्छे से आता है। करोड़ों जलकर इसी भांति अपनी जान बचाते हैं, अपनी रक्षा करते हैं और समुद्र के कुछ जल को वहां की ज़मीन सोख लेती है। ठीक है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। अब दूसरे भाइयों के पीछे पीछे वो भी वैसे ही उनके पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों के में कई मील मोटी चट्टानों में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर पर खोखले स्थान में निकले और एक साल पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा उन्हें वर्ष लगे, बहुत ईयर्स लगे उन्हें उस चट्टान के अंदर घुस के बाहर निकलने में, पृथ्वी पर आने में। फिर जब वो वहाँ पे एक खोखले स्थान पर निकले, खाली स्थान पर जब पहुंचे, तो उन सब ने अब डिसाइड किया, बनाते नहीं, ग्रुप बना के डिसाइड करते कि अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। तो वो करने लगे। कुछ की सहमति में वहीं पड़े रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। कुछ लोग को लगा कि अब यहाँ तक पहुँच गए, तब यहीं रह जाते हैं, ठहर जाते हैं। पर क्योंकि ये यंग थे, बहुत उत्साहित थे, है ना, इनके अंदर बहुत जिज्ञासा थी नई चीज़ें देखने की, नई चीज़ें सीखने की, तो वो आगे जाना चाहते थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा है। तो वह सारे उत्साहित वाले जो युवा थे वो सब एकदम से बोल पड़े साथ में मिलकर कि हम और खोज करेंगे। अब वे ज़मीन के अंदर जाकर, अंदर घुसकर देखेंगे कि ज़मीन के अंदर और क्या क्या छुपा है। ठीक है। अब वह शोर मचाते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। ठीक है। अब वह ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे कुछ भी ठोस नहीं था, कुछ भी सॉलिड था ही नहीं। ठीक है। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने की उतावली हो रही थी। अब वो बताने लगी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें उन्होंने देखी वह लाल पीली रंग की हो गई थी, आग उगल रही थी और बहुत प्रकार की धातुएं, जैसे आयरन, सोना होता है, तांबा होता है, इधर उधर बह रही थी। ठीक है। धातुएं ये सब होती हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब, कॉपर। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में से इतना प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखते भर जाते थे। इसे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। ये हमारे लिए असहन था, मतलब वो सहन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। वहाँ पे तापमान बहुत बढ़ गया था, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, तो वो क्योंकि वो पानी था तो वो सहन नहीं कर पा रहे थे। हमारे अगुआ कांपे। अगुआ मीन जो उनके हेड थे, जो उनके लीडर थे, वो भी कांप गए देखकर, और देखते देखते उनका शरीर ओषजन और हज्जन में विभाजित हो गया। अब जो उनके वो अगुआ थे वो भी वो एक्चुअली दुर्घटना जो वो बता रही है ना, इस लाइन में दुर्घटना होते होते बची, यही वो हुआ था कि वो एकदम से वो जो उनके जो अगवा थे वो देखते देखते उनका शरीर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो गया, मीन्स डिवाइड हो गया। इस दुर्घटना से बाकी के जलकण सावधान हो गए। बाकी के जो जलकण थे, जो और फ्रेंड्स चले थे, वो सावधान हो गए, वो अलर्ट हो गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए, वो अलर्ट हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। अब एकदम से क्या हुआ कि वो ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पर धरती हिल रही थी। वहां पे अचानक से उन जल कणों और ओस की बूंद को बड़ी तेजी से उसने बाहर फेंक दिया। वे ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से वे सभी हैरान हो गए थे। ठीक है। पीछे देखने पर उन्हें पता चलता है कि जो पृथ्वी में हलचल हो रही थी उसकी वजह से पृथ्वी फट गई। ठीक है। उसमें दरार आ गई है, उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है, मतलब वॉल्केनो फूट चुका था उस धरती में से। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि चारों ओर अग्नि का प्रकाश फैला हुआ था और इसे देखकर कि उन्हें बार बार इच्छा होने लगी। अब वो वॉल्केनो फटा था तो बहुत ज़्यादा तेज लाइट निकलती है, बहुत ज़्यादा ग्लो निकलता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एक नज़ारा था। ठीक है। पीछे देखने पर ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो, लेखक बोलने लगा। ज्वालामुखी मीन्स वॉल्केनो। हाँ,
तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो इसे एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। अब जब वो थोड़ा और आगे गए तो उन्हें भाप का एक स्टीम का एक और बड़ा दल, बड़ा एक ग्रुप मिला। ये सब आपस में मिलके आगे बढ़ने लगे। ठीक है, वे सभी गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़ने लगे। तो वो कहने लगी कि पुरानी सहेली आंधी के भी हमें वहां दर्शन हुए। उसकी जो पुरानी सहेली थी आंधी, उसके भी उसको वहां दर्शन होते हैं। वे हमें पीठ पर लादे, कभी इधर ले जाती कभी उधर। एक दिन बड़े आनंद के थे। वह जो दिन थे वो बहुत आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद की लौले करते फिरते थे, क्योंकि अब उनके उड़ने का सपना उस फ्रेंड आंधी की वजह से पूरा हो रहा था। ठीक है, तो कहने लगी जिधर जिधर की भी हवा होती, जहाँ भी वह जाती, उधर ही हम भी निकल पड़ते। वह दिन बहुत ही आनंद के थे, बहुत ही मजे के थे। वे ऊपर आसमान में उड़ते फिरते, अब वे आकाश में स्वतंत्रता, आजादी, स्वच्छंदता से मस्ती करते हुए उड़ते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण वे भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। अब हुआ क्या, जब बहुत से भाप जल कणों के मिलने की वजह से वे भारी हो गए और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। अब वो ये सब कुछ टाइम में वो भारी हो गए तो उन्हें नीचे आना पड़ा, कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर के दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वे भूला नहीं जा सकता। तो वो आगे बताती है कि मैं एक पहाड़ पर आ गिरी। ठीक है, बूंद बनकर जब आकाश से नीचे कूदी तो पहाड़ पर आके गिर गई और उसके जो और साथी थे उस मैली कुचली हो गई, एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदना, हंसने खेलने आगे बढ़ने में जो आनंद आया वे भूला नहीं जा सकता। ठीक है, हम एक बार ऊंचे शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। तो कहने लगी हम एक दिन एक ऊंचे शिखर मीन्स एक ऊपर ऊंचे पॉइंट से नीचे कूदे और एक चट्टान पर आ गिरा। हमारे गिरने से जो वो पत्थर था वो काफी टुकड़ों में टूट गया। और वो कहने लगी उसकी दशा देखने लायक थी कि वह इनकी चोट के प्रहार से टूटकर बिखर रहा था। उनको बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब भी देखकर। वो आगे आगे बताती है, ये जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही ने बनाई है। वो कहती है जो तुम इतनी रेत देख रहे हो ये हम ही ने बनाई है, क्योंकि जब वो उस पत्थर पर कूदे तो वो चूर चूर हो गया, वो बिखर गया। तो बिखर के क्या बना, मिट्टी बना ना, रेत बना ना। तो वो कहती है ये सब हम ही ने बनाई है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। जब वो मौज में आते हैं, जब वो हंसी खेल में आते हैं, जब उनका इंजॉयमेंट का टाइम होता है तो भारी से भारी, कठोर से कठोर चीज भी उनके प्रहार से टूट जाती है, बिखर जाती है। अपनी विजयों से उन्मुक्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। उसकी बूंद लेखक को कहती है कि जब वह नदी में बहकर जा रही थी तो वो दिन उसको बहुत ही मजे के दिन थे, बहुत ही खुशी के दिन थे। ठीक है, हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। तो वो कहने लगी कि उस जर्नी के दौरान, अपनी नदी की अपनी यात्रा के दौरान उसको बताती है कि हम भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। तो वो बहते बहते एक दिन बूंद एक नगर के पास पहुंची, मीन्स एक शहर, एक सिटी के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। तो उसने देखा कि जब वो वहां पर पहुंची उसने देखा कि शहर की एक ऊंची इमारत थी जहां पे एक गंदी काली काली हवा निकल रही थी। ठीक है, अब उसे उत्सुकता हुई जानने की कि ये क्या चीज है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। अब वो क्योंकि उत्सुक थी, वो देखना चाहती थी काली काली गंदी हवा कहाँ से निकल रही है। तो वो कहती कि मैंने अपने दुर्भाग्य को न्योता दिया, मैंने खुद ही अपनी बुरी किस्मत को इनवाइट कर लिया। ठीक है, जो ही वह उसके पास पहुंची वह अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। अब जैसे ही वो उसके पास पहुंची तो अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक वह नल नल घूमती फिरी। नल मीन्स वो जो टैप की जो पाइप्स कह लो या जो नाले कह लो, उसमें वो खींच ली गई। ठीक है, क्योंकि वो उस उसमें से होकर वो सब निकलता है। ठीक है, तो वह नल में इधर उधर घूमते रही। कई
दिनों तक मैं नल नल में घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। वो हमेशा उसमें से पूरा टाइम वो यही कोशिश करती रही कि मुझे इसमें से निकल कर कहीं भागना है, मुझे इसमें नहीं रहना। भाग्य मेरे साथ था और मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। और कहने लगी, बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहाँ नल टूटा हुआ था। अब वो नल वहां पे टूटा हुआ था, वो जो पाइपलाइन जा रही थी जिसमें वो फंस गए थे वो सारे, वो कहीं से टूटा हुआ था और वो वहां से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गए। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। फटाफट वो वहां से निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। अब उसी वहां पे जब वो पृथ्वी में समाई तो वहीं से अंदर अंदर घूमते घूमते वह इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। ठीक है, जहाँ से वो लेखक के हाथ पर आके गिरी थी। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए। अब ये सब सुनाते सुनाते उसने देखा कि सूर्य देवता निकल आए थे, तो वो कहने लगी, बस अब मैं और नहीं रुक सकती क्योंकि सूर्य निकल आए हैं। तब तुम मुझे रोककर नहीं रख सके क्योंकि वो पानी की बूंद है, उसकी बूंद है, वो हाथ पे नहीं टिक सकती ज़्यादा टाइम। ठीक है, वो सूर्य की गर्मी से पिघल ही जाएगी। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। अब जैसे ही सूर्य निकल आया तो वह धीरे धीरे उसका साइज छोटा हुआ और वह उसकी आंखों से एकदम ओझल हो गई। क्योंकि अगर याद हो, हमने पढ़ा था कि जब सूर्य निकल आता है तो उनमें उनमें उड़ने की शक्ति आ जाती है, तो अब उसे वो उसकी शक्ति वापस मिलने वाली थी और वो वहाँ से उड़ने को तैयार थी। ठीक है, और वो आंखों से ओझल हो जाती है। और बस यहीं पर ही हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। स्टोरी लिखी है रामचंद्र तिवारी जी ने। आशा है आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।